आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया। उनका बड़ा बयान सामने आया जिसमें मदनी ने कहा कि ये देश जितना संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी का है उतना ही महमूद मदनी का भी है। मदनी का बयान, इस्लाम सभी धर्मों में सबसे पुराना देश, जितना मोदी का उतना ही मदनी का देश, जितना भागवत का उतना ही हमारा भी। यानी कि इस्लाम का जन्म भारत में हुआ, यह मदनी की तरफ से कहा गया। आगे कहा कि भारत मुस्लिमों का पहला वतन है, तो इस्लाम सभी धर्मों में सबसे पुराना, ये कहा। और आगे कहा कि देश जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है उतना ही मदनी का भी है, देश जितना भागवत का उतना हमारा भी। और यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा। मदनी के बयान पर फिर से घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस्लाम को सबसे पुराना धर्म उन्होंने बताया। और ऐसे में अब माहौल काफी ज्यादा गर्मा चुका है। इसको लेकर देखना होगा कि अब आगे किस तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर तेज होता है। न महमूद, भारत हमारा देश है, जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। तो मदनी के इस बड़े बयान के बाद सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें। दरअसल बहरौली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में डीडीए, अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई। गैर कानूनी निर्माण का बुलडोजर एक्शन किया है और ऐसे में कई लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया। डीडीए की कार्रवाई का लोगों ने जमकर विरोध किया और मौके पर इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। डीडीए की कार्रवाई का लोगों ने जमकर विरोध भी किया। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी नजर आ रहा है। मौके पर बड़ी तादाद में इस वक्त पुलिस बल तैनात है। आपको इस वक्त तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अतिक्रमण के खिलाफ। एक तरफ जहां पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा बड़ा एक्शन जो कि डीडीए की तरफ से लिया जा रहा है, उधर दूसरी तस्वीर भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। लोगों में आक्रोश है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब यहाँ पर निर्माण हुआ था, जब अप्रूवल लिया था, तब आखिर डीडीए कहा था। अब जब इतना समय लोगों को यहाँ पर रहते हुए हो चुका है, जब लोगों ने यहाँ पर मकान खरीद लिए, घर खरीद लिए, उसके बावजूद अब क्यों जाग रहा है प्रशासन और अभी तक आंख मूंदे आखिर डीडीए क्यों बैठा रहा? तो फिलहाल 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन यहाँ पर लिया गया और ये भी बता दें कि अब इसी कार्रवाई के खिलाफ लोगों में विरोधाभास है। लोग जमकर नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे। ग्राउंड से तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। भारत 24 की पूरी टीम ग्राउंड पर भी वहां पर मौजूद है। हमने लोगों से भी बात करने की कोशिश की थी और फिर इन्हीं लोगों ने सवाल प्रशासन से पूछा कि पहले अप्रूवल क्यों दिया जाता है? जब निर्माण होता है आखिर तब प्रशासन कहां पर होता है? और अब जब निर्माण हो गया, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो उसके बावजूद अब आखिर कैसे प्रशासन जागा, क्यों जागा और अब ये लोग कहां पर जाएंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल। और देखिए दिल्ली की तर्ज पर इसी तरह से बड़ी कार्रवाई जम्मू में भी हुई है। जम्मू की आपको जानकारी दे देते हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर भी कार्रवाई हुई और जम्मू के मलिक बाजार इलाके में बड़ा एक्शन लिया गया। इलाके में भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है। हालांकि जब यहां पर अतिक्रमण को लेकर एक्शन लिया जा रहा था तो यहां पर भी स्थानीय लोग पहुंचे थे, उनकी तरफ से विरोध किया गया। लेकिन उसके बाद फिर चूंकि इलाके में इस वक्त बड़ी तादाद में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, तो अभी फिलहाल वहां पर स्थिति थोड़ी ठीक है। अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का प्रहार आपको नजर आ रहा होगा। जम्मू कश्मीर से तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जम्मू से आपको दिखा रहे, जहां पर बुलडोजर चलता हुआ आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। अवैध निर्माण, अतिक्रमणकारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है, बुलडोजर कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें आपको अलग अलग एंगल से फिलहाल हम दिखा रहे हैं। आपको सामने बुलडोजर नजर आ रहे होंगे और ये आपको सामने वो बिल्डिंग भी नजर आ रही होगी। अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। और पीएफआई को लेकर महाराष्ट्र एटीएस ने एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल एटीएस के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई भारत को इस्लामी मुल्क बनाना चाहता है। एटीएस ने 2 फरवरी 2023 को पीएफआई के 5 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में कहा गया कि गिरफ्तार आतंकी अग्निपथ योजना को मुस्लिमों के खिलाफ बताकर मुस्लिम युवकों को भड़का रहे थे। पीएफआई प्रचार कर रहा था कि अग्निपथ योजना से मुस्लिमों का नरसंहार किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने सितंबर 2022 में छापेमारी करते हुए पीएफआई से जुड़े 20 आतंकियों को गिरफ्तार किया था।
इनमें से 5 आतंकी मुंबई से गिरफ्तार हुए थे। इन 5 आरोपियों की पहचान मजहर खान, सादिक शेख, मोहम्मद इकबाल खान, मोमिन मिस्री और आसिफ हुसैन खान के रूप में हुई थी। इन सभी पर गैर कानूनी गतिविधियों और देश के खिलाफ साजिश में शामिल होने का बड़ा आरोप लगा है। महाराष्ट्र एटीएस द्वारा इन 5 आतंकियों के खिलाफ 600 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई और इस चार्जशीट में कहा गया कि आरोपित साल 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के उद्देश्य से काम करते थे और इस चार्जशीट में इन आतंकियों के पास से मिले विजन 2047 को भी बतौर दस्तावेज इस्तेमाल किया गया। तो गिरफ्तार 5 आतंकियों की वजह से ये बड़ा खुलासा हो गया। आप समझिए पीएफआई का अग्निपथ पर मैसेज। पीएफआई ने इस मैसेज में अग्निपथ योजना शुरू करने के 4 बड़े कारण बताए। पहला कारण, संघी हिंदू मुस्लिमों के खिलाफ भारतीय सेना तैनात नहीं कर सकते। अब दूसरा आप समझिए, यदि वो ऐसा करते हैं तो सीमा सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। तीसरा, अगर संघी यानी कि हिंदू मुस्लिमों के खिलाफ सेना तैयार करते हैं तो उन्हें वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा होना पड़ेगा और ये ठीक वैसे ही होगा जैसे रोहिंग्या मुस्लिमों के नरसंहार के कारण म्यांमार की सेना को शर्मिंदा होना पड़ा था। अब चौथा, पीएफआई का यह भी मानना है कि हिंदू मुस्लिमों के खिलाफ सेना तैनात नहीं कर सकते। इसके पीछे तर्क देते हुए कहा गया कि अगर सेना संगठित हो जाएगी तो वो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटा देंगे। पीएफआई के मुताबिक यही कारण है कि संघीय मुस्लिमों के खिलाफ सीधे भारतीय सेना को तैनात नहीं करेंगे। मुस्लिमों का नरसंहार करने के लिए हिंदू को ट्रेंड करने के लिए अग्निपथ की शुरुआत की गई है। सभी मुस्लिम, सुन्नी, वहाबी, शियाओं को एकजुट होकर अग्निपथ योजना में भर्ती होना चाहिए। ये प्लान आपको हम बता रहे हैं। पीएफआई का अग्निपथ पर आखिर क्या मैसेज था, ये ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको समझा रहे हैं कि क्या प्लान यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन पर्दाफाश इसका हो गया। हालांकि देखिए पीएफआई पर बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी गतिविधियां किस तरह से तेज होती है। अलग अलग जगहों पर आपने देखा कि एनआईए छापेमारी करता है और फिर बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर होते हैं। चार्जशीट में पीएफआई के 5 आतंकियों पर खुलासा हुआ है और जो कि जानकारी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी बैठकों में देश के खिलाफ काम करने के उद्देश्य से योजनाएं बनाई जा रही थी। और वरिष्ठ पत्रकार नवीन कपूर के पिता और एएनआई के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे सुरिंदर कपूर को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। पिछले दिनों हार्ट अटैक के चलते हुआ सुरिंदर कपूर का निधन और ऐसे में नवीन कपूर के पिता वो जब थे, तो आपको बता दें कि अभी फिलहाल सुरिंदर कपूर को श्रद्धांजलि दी जा रही है और प्रार्थना सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया। इसी की तस्वीरें फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो जानकारी आपको दे दी कि वरिष्ठ पत्रकार नवीन कपूर के पिता और एएनआई के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे सुरिंदर कपूर को श्रद्धांजलि देने के लिए इस प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और इसी प्रार्थना सभा की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिल्ली से लाइव दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ था। काफी समय से वो बीमार भी चल रहे थे और अभी फिलहाल आपको तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं दिल्ली से लाइव, यहाँ पर श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, वरिष्ठ पत्रकार पहुंचे हैं, सियासी जगत से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर पहुंचे। प्रार्थना सभा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ और अभी प्रार्थना सभा में लोग एक एक करके पहुंच रहे और फिर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भी ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निवेशकों के हितों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और केंद्र सरकार से 3 दिन में जवाब भी मांगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शेयर बाजार में भारतीय निवेशकों के हित सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत तंत्र होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि भविष्य में निवेशकों के हित सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास मौजूदा फ्रेमवर्क क्या है। चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को दुरुस्त करने के लिए एक्सपर्ट का पैनल बनाया जाए। इसके जवाब में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस बारे में तुरंत जवाब देना थोड़ी जल्दबाजी होगा। पूरा मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इससे निपटने के लिए नियामक हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। आइए अब हम आपको पूरा मामला भी बताते हैं।
दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर फर्जी लेन देन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर में भी भारी गिरावट आई थी। कोर्ट ने सरकार से कई सवाल भी पूछे। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम सुनवाई और अडानी जैसे मामले से निपटने के लिए क्या फ्रेमवर्क है, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। और निवेशकों के हितों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, ये भी सवाल पूछा गया। कोर्ट ने सरकार को एक्सपर्ट पैनल बनाने का इस पूरे मामले को लेकर सुझाव दिया। कोर्ट में अगली सुनवाई अब कब होगी? 13 फरवरी को अगली सुनवाई कोर्ट में होने वाली इस पूरे मामले को लेकर। तो अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों की रेटिंग बदली है। अडानी को झटका, मूडीज ने भी रेटिंग बदल दी है। ये आपको हम जानकारी देते हैं। कंपनियों के क्रेडिट आउटलुक को भी यहाँ पर घटाया गया क्योंकि रेटिंग्स लगातार बदली जा रही है। कंपनियों के आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव अप कर दिया गया। मूडीज ने रेटिंग बदली। बाकी 4 कंपनियों के आउटलुक अभी फिलहाल स्टेबल है। तो अडानी मामले को लेकर अडानी ग्रुप के संबंधों की जांच यहां पर लगातार की जा रही। खास निवेशकों की जांच अब शुरू हो चुकी है और एफपीओ मामले में कुछ निवेशकों की जांच यहां पर जारी है। अडानी ग्रुप को एक और झटका लगा है। रेटिंग एजेंसी एक तरफ मूडीज ने मार्केट में भारी गिरावट के बाद अब अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के क्रेडिट आउटलुक को घटाकर स्टेबल किया। वहीं पर आपको ये भी हम लगातार बता रहे हैं कि 2 इंटरनेशनल फर्मों के साथ अडानी ग्रुप के लिए लिंक की भी जांच यहाँ पर जारी है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है। साल 2008, 15 और 20 का आंकड़ा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए निवेशकों को कितना नुकसान कौन से साल में हुआ। 22 जनवरी 2008 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। कारण क्या था? अमेरिका में मंदी। और 24 अगस्त 2015 को 7 लाख करोड़ का नुकसान। चीन ने अपनी करेंसी युआन को डीवैल्यू किया था। उधर 9 मार्च 2020 को निवेशकों को कितना नुकसान हुआ? 2 लाख करोड़ का। कोविड और यस बैंक घोटाले का असर देखने को मिला था। तो जब शेयर बाजार में बड़ी गिरावटें आती है तो आप देखिए कितना नुकसान निवेशकों को होता है। 22 और 23 का आंकड़ा भी इस वक्त बाहर 24 आपको बता रहा है। 13 लाख करोड़ का नुकसान 22 में हुआ था। 2023 में अभी तक 11 लाख करोड़ का नुकसान। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर टूटे हैं। कारण ये रहा 2023 27 जनवरी। और इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें कि अलास्का में आसमान में फिर दिखी संदिग्ध वस्तु, जो कि बाइडेन के आदेश पर संदिग्ध वस्तु को मार भी गिराया गया। अमेरिका के फाइटर जेट ने संदिग्ध वस्तु को मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमेरिका से बता रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर आसमान में फिर से संदिग्ध वस्तु नजर आई है अलास्का में। दरअसल अमेरिका के अलास्का में आसमान में एक बार फिर से संदिग्ध वस्तु नजर आई। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई थी। अभी अपडेट फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आ रही है कि बाइडेन के आदेश पर संदिग्ध वस्तु को फिलहाल मार गिराया है और अब आगे जो सुरक्षा एजेंसी है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि अमेरिका के फाइटर जेट ने संदिग्ध वस्तु को मार गिराया है। अब आगे जो सुरक्षा एजेंसी है वो वहां पर पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है और अब जांच आगे की जाएगी। फरवरी महीने के 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ठंड और बर्फबारी लौट कर वापस आ रही है। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी जारी है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी नजर आ रहा है। हालांकि गुजरते वक्त के साथ ठंड अपना प्रचंड रूप तो दिखा ही रही है, लेकिन बार बार बदलते मौसम ने मैदानी इलाकों में लोगों को कंफ्यूज जरूर कर रखा है। तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से सैलानी काफी ज्यादा खुश भी हैं, क्योंकि बर्फबारी में उनको काफी ज्यादा पहाड़ों का मजा, वादियों का मजा लुत्फ उठाते हैं। फरवरी में भी वो बर्फबारी का पूरा मजा ले पा रहे हैं और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बर्फबारी से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं इस बर्फबारी की वजह से। अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए लद्दाख से पहली तस्वीर, जो गुलमर्ग से भी, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश और कुल्लू जिले से भी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए सफेद रंग की खूबसूरत नक्काशी, चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। और भारत के साथ साथ विदेशों में भी बर्फबारी लगातार जारी है। कैलिफोर्निया से बर्फबारी की बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। कैलिफोर्निया की तस्वीर किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। ये तस्वीर आपको कैलिफोर्निया से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए रुई के फाहों की तरह किस तरह से बर्फ गिर रही है
और इस वीडियो को जब आप देखते हैं तो आपका भी मन मोह लेती है ये तस्वीरें। एक तरफ भारत में भी बर्फबारी जारी, उत्तर भारत में बर्फबारी हो रही है, उधर विदेशों में भी लगातार बर्फबारी जारी। हम लगातार तकनीक पर निर्भर होते जा रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का कमाल ये है कि वो बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, चैट जीपीटी ने सबसे मुश्किल मेडिकल एग्जाम को क्रैक कर लिया, जिससे कि वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तहलका मचा रहा चैट जीपीटी अब उस पेशे में एंट्री लेने की कोशिश में है। जी हां, इस एआई ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसके बाद सबसे सुरक्षित माने जाने वाले प्रोफेशन को लेकर भी एक्सपर्ट्स के मन में छोटा सा शक पैदा हो गया है। एआई बॉट चैट जीपीटी ने सबसे मुश्किल मेडिकल एग्जाम में से एक यूएसएमएलई एग्जाम क्रैक कर लिया। ये परीक्षा अमेरिका में डॉक्टर्स को देनी पड़ती है। इसे पास करने के बाद ही उन्हें यूएस में मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल पाता है। यूएसएमएलई यानी यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, यूएस में इसे टफेस्ट मेडिकल एग्जाम का दर्जा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ने 3 पार्ट में होने वाली इस परीक्षा में 52.4 से लेकर 75% तक स्कोर कर लिया, जबकि इस परीक्षा में अब तक का सबसे हाई परसेंटेज 60% रहा है। मेडिकल लाइसेंस एग्जाम के लिए चैट जीपीटी का एक टेस्ट एक हेल्थ टेक कंपनी के रिसर्चर्स ने किया है। जीपीटी से जून 2022 में हुई यूएसएमएलई परीक्षा से कुल 350 सवाल पूछे गए। एआई ने जो आंसर दिए उन्हें 2 डॉक्टर्स ने जांचा। इवैल्यूएशन में कोई गलती न रह जाए, इसके लिए एक तीसरे मेडिकल एक्सपर्ट ने पूरी आंसर शीट की दोबारा जांच की। इस टेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि यह परीक्षा अपने टफ लेवल के लिए जानी जाती है। इसमें पासिंग स्कोर हासिल कर लेना, वो भी बिना किसी मानवीय मदद के, ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। ये साबित करता है कि क्लिनिकल इंडस्ट्री और मेडिकल एजुकेशन में एआई कारगर साबित हो सकता है। और भारत में पहली बार लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। इस अरबों रुपयों के भंडार से देश को कई फायदे हो सकते हैं। जहां एक और दुनिया ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट हो रही है, ऐसे समय में लिथियम का भंडार मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। लिथियम के भंडार की ये पहली साइट है जिसकी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रियासी जिले में पहचान की है। एक हिस्टोरिकल फीट है, पूरे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में नहीं, भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा आयाम हमने छू लिया है। अब हम एक ग्लोबल मैप पे आ गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन जैसे उपकरणों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम को दूसरे देशों से आयात किया जाता है। रियासी जिले में अब इसके भंडार के दोहन से देश की आयात पर भी निर्भरता कम होगी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैवाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित संस्थान स्थापित किए हैं। लिथियम एक अलौह धातु है जो मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग खिलौनों और घड़ियों के लिए भी किया जाता है। इस समय भारत लिथियम के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है। और इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से बता दें। बिहार के सीवान से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। जी हां, कॉर्पोरेटिव बैंक के चेयरमैन पर फायरिंग हुई है। बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की है। बाल बाल बचे बैंक के चेयरमैन, आखिर कौन थे ये लोग और क्यों फायरिंग की है, जांच का विषय है। लेकिन बिहार के सीवान से आपको हम बड़ी खबर बता रहे, जहां पर कॉर्पोरेटिव बैंक के चेयरमैन पर फायरिंग हुई है। बदमाशों ने दरअसल घर में घुसकर फायरिंग की है और
गनीमत ये रही कि चेयरमैन बाल बाल बचे, उनको चोट नहीं आई, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन आखिर कौन थे ये लोग, कितने बदमाश थे, क्यों ऐसा इनकी तरफ से किया गया, क्या पहले से कोई रंजिश थी, ये जांच का विषय। इस पूरे मामले में जांच होगी। लगातार आपको हम बता रहे हैं बड़ी खबर कि कॉर्पोरेटिव बैंक के चेयरमैन पर फायरिंग की है। बदमाशों ने दरअसल घर में घुसकर फायरिंग कर दी। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन गनीमत ये रही कि चेयरमैन को चोट नहीं आई, बाल बाल चेयरमैन, बैंक के चेयरमैन बच गए। लेकिन अभी फिलहाल बदमाशों को लेकर लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, बिहार के सिवान से, जहां पर कॉर्पोरेटिव बैंक के चेयरमैन पर फायरिंग हुई है। दरअसल यहां पर बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी और उसके बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया। लेकिन गनीमत ये रही कि जो बैंक के चेयरमैन हैं वो बच गए हैं, बाल बाल वो बचे, उनको चोट नहीं आई, इस तरह की जानकारी। लेकिन अब आखिर ताबड़तोड़ फायरिंग क्यों की, ये जांच का विषय, और आखिर कौन थे ये बदमाश, क्यों इनकी तरफ से फायरिंग की गई, इसको लेकर जांच जारी है। और इसी बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर मिली है, जहां पर पीएफआई सदस्य गिरफ्तार हुआ। एनआईए ने पीएफआई सदस्य को दरअसल गिरफ्तार किया है। पीएफआई पर बैन है, इसके बावजूद भी आपने सुना होगा कि अलग अलग जगहों पर इस संगठन से जुड़े हुए लोग, उनकी गतिविधियां अभी भी तेज होती हुई नजर आ रही है। जब जैसे जैसे सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी मिलती है, एनआईए छापेमारी करता है और फिर लोगों को पकड़ा जाता है। अब एक बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता दी, इससे जुड़ी हुई कि पीएफआई सदस्य गिरफ्तार हुआ। एनआईए ने पीएफआई सदस्य को गिरफ्तार किया है। तो इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, साउथ और जगह पर एनआईए छापेमारी करता और अब ऐसे में पीएफआई सदस्य को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। दरअसल क्रिकेटर रविंद्र जडेजा पर आईसीसी ने बड़ा एक्शन लिया गया। मैच फिक्स का 25% जुर्माना लगाया, अंपायर को बिना बताए उंगली पर दवाई लगा दी थी। नागपुर टेस्ट में हाथ की उंगली पर दवा लगाई थी। रविंद्र जडेजा पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा था। तो अब एक्शन रविंद्र जडेजा पर यहां पर लिया गया। मैच फीस का 25% जुर्माना उन पर लगाया गया। अंपायर को बिना बताए उंगली पर दवाई लगाई थी। नागपुर टेस्ट में हाथ की उंगली पर दवा लगाई थी और इसी को लेकर फिर जुर्माना उन पर लगा। जडेजा पर बॉल टैंपरिंग के आरोप लगे। और कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को संसद की कार्यवाही के दौरान वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसद के इस कदम पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया। सभापति धनखड़ ने कहा कि कल ट्विटर पर सदन की कार्यवाही से संबंधित एक वीडियो का प्रसार किया गया था। इस वीडियो को गंभीरता से लेते हुए हमने इस पर एक्शन लिया। धनखड़ ने कहा कि विशेषाधिकार समिति मामले की जांच करेगी। पाटिल तब तक निलंबित रहेंगी जब तक समिति अपनी रिपोर्ट सौंप नहीं देती है।